नमस्कार, मैं पीयूष तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके यूपी कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, देखते हैं पहला प्रश्न आज का। तो पहला प्रश्न है आज का, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो भी भारत पर शासन करने वाले शासक थे, उनका क्रम क्या होगा? पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया? इसको पूछा गया है आपके इस प्रश्न में। तो आपके ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो यदि बात हम करें इल्तुतमिश की शासनकाल की, तो इल्तुतमिश का शासनकाल आपका रहा था 1211 से लेकर 1236 तक, ठीक है? तो इल्तुतमिश का समय था 1211 से लेकर 1236। और यदि हम बात करें अलाउद्दीन के शासनकाल की, तो अलाउद्दीन का शासनकाल था आपका 1296 से लेकर 1316 तक। 1296 से लेकर 1316 तक आपका अलाउद्दीन का शासनकाल था। और यदि बात की जाए शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी का आपका शासनकाल था 1540 से लेकर 1545। और आपका अकबर का शासनकाल देखा जाए तो यह था 1556 से लेकर, तो आपका शेरशाह सूरी का था 1540 से लेकर 1545। और अकबर का जो शासनकाल था यह 1556 से लेकर 1605। अब यदि बात की जाए सबसे पहले इसमें किसका शासनकाल था, तो आपका इल्तुतमिश का, ठीक है? फिर इसके बाद आपका था अलाउद्दीन खिलजी का, फिर शेरशाह सूरी का और फिर था आपका अकबर का। यानी आपका ऑप्शन बनेगा चौथा, और चौथे के बाद तीसरा, पहला और दूसरा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? आपके ऑप्शन है तुकाराम, चेतन, नामदेव या शंकराचार्य। यदि बात की जाए शिवाजी के समकालीन संत की, तो आपके शिवाजी के समकालीन संत थे तुकाराम। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के समकालीन संत तुकाराम थे, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग था, लिटिन था या रिपिन था। तो आपको याद ही होगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपके वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि बात करें वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कि वॉरेन हेस्टिंग को कब आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था, तो इसकी टाइमिंग भी याद रखनी हो तो आप रख सकते हैं 1772 से लेकर यह 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो यदि हम वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कुछ योजनाएं जो महत्वपूर्ण चलाई गई थी उसके बारे में बात करें, जो आपके अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, तो एक योजना थी इसकी, करों को इकट्ठा करने के लिए या करों की उगाही करने के लिए इसने एक बोर्ड का निर्माण किया था जिसका नाम था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये इंपॉर्टेंट है आपका। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना की थी वह आपकी की थी वॉरेन हेस्टिंग ने, और ये आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। और इसी के द्वारा जो मुगलों को पेंशन दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको भी बंद कराया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको कि मुगल सम्राटों को मिलने वाली 26 लाख की वार्षिक पेंशन को इसके द्वारा बंद कराया गया था, ठीक है? तो मुगलों को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मिलते थे, और इस योजना को भी बंद करने वाला आपका था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है? ये भी याद रखना था, इंपॉर्टेंट आपका ये भी बनेगा। यह एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, और यह महाभियोग लंदन के कॉमन्स हॉल में चलाया गया था, ठीक है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है आपका, चरक संहिता संबंधित है, आपके ऑप्शन है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से। तो चरक संहिता आपकी संबंधित है चिकित्सा से, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए चरित संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपको पता होगा चरक ऋषि थे, इनके द्वारा लिखी गई थी। और एक प्रश्न और बनता है इनके ऊपर कि चरक जो थे वो किस राजा के राजवैद्य, तो आपको ये भी याद रखना है चरक जो थे आपके कनिष्क के राजवैद्य थे। किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। ठीक है, तो चरक आपके कनिष्क के राजवैद्य थे, तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपके ऑप्शन है। तो आपको इस प्रश्न में एक साइड आपकी घटना दी गई है और एक समय दिया गया है जिस समय वह घटना घटित हुई थी। तो आपको देखना है कि कौन सी ऐसी घटना है जिसमें उसका समय जो है वो गलत दिया है। ठीक है, उसी को आपको टिक करना है क्योंक61 आपसे पूछा है सही नहीं है, यानी आपको गलत वाला फाइंड करना है इसमें। तो आपका पहला ऑप्शन होगा कलिंग युद्ध आपका हुआ था 261 बीसी में। शक संवत की शुरुआत आपकी हुई थी 78 एडी में। मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी आपकी 622 एडी में। और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी आपकी 1709 एडी में। तो आपका कौन सा गलत है? यदि कलिंग युद्ध की बात की जाए तो कलिंग युद्ध आपका 261 बीसी में ही हुआ था। इस युद्ध में अशोक ने जब लाशों के ढेर देखे और कई लोगों को मरते हुए देखा, तो उसका हृदय द्रवित हो गया और वह पश्चाताप से भर गया। और इसको देखते हुए उसने जो युद्ध नीति थी उसको छोड़कर मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की बात कही थी। अपने आसपास के जितने राज्य थे उनसे बात या सुलह करके ही अपने जितने मसले थे उसको निपटाने की बात कही थी। तो इस घटना को बोला जाता है कि अशोक ने अपने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। अशोक का जो भैरी घोष था, भैरी घोष का मतलब है युद्ध करके किसी राज्य पर अपना नियंत्रण करना, उसको छोड़कर अशोक ने धम्म घोष को अपनाया। धम्म घोष का मतलब है कि अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर और अपनी बातचीत कर कर किसी भी राज्य के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। आपको याद रखना है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। ठीक है, यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। तो आपको याद रखना है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। और आपका राइट ऑप्शन भी होगा ये कि कलिंग युद्ध आपका 261 बीसी में ही लड़ा गया था। और यदि बात की जाए शक संवत की, तो शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के शासक जो थे कनिष्क, इन्होंने की थी और इन्होंने इसकी शुरुआत 78 एडी में ही की थी। ठीक है, तो शक संवत की शुरुआत आपके कनिष्क के द्वारा की गई थी। और यदि बात करें मुस्लिम युग की शुरुआत की, तो मुस्लिम युग का शुरुआत आपका 622 एडी में ही हुआ था। तो ये भी आपका सही है। आपका गलत है तो ऑप्शन नंबर डी है। तो यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि औरंगजेब की मृत्यु आपकी 1709 में हुई थी। ठीक है, और यदि हम औरंगजेब की मृत्यु के सही समय की बात करें तो इसकी मृत्यु हुई थी 1707 में, 1707 में। और यदि इसके मकबरे की बात करें तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है कि किसको ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि दी गई थी, उसका आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपके ग्रैंड ओल्ड मैन थे दादा भाई नौरोजी और इन्हीं को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता था। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन या वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंपॉर्टेंट रचना है इनकी ये, इसको आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन या वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुए? अब होम रूल लीग आपको पता होगा एनी बेसेंट के द्वारा चालू किया है। ये आपने पढ़ा ही होगा, कई बार आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। यदि आपसे पूछे एक और व्यक्ति थे जिसने होम रूल लीग की स्थापना की थी, उनका क्या नाम है, उनको भी आपको याद रखना है। तो आपके लोकमान्य तिलक थे, इनके द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और यदि समय की बात करें तो समय भी आपको याद रखना है, 1915 से 16 के बीच में इन दोनों होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। यदि हम लोकमान्य तिलक की बात करें तो तिलक जी के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, वह आपके महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्र में की गई थी। और एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, वो पूरे भारत में की गई थी। ठीक है। लोकमान्य तिलक के द्वारा दो न्यूज़पेपर निकाले गए जिसका नाम केसरी और आपका मराठा था। कौन कौन से थे? एक था आपका केसरी और एक था मराठा। एनी बेसेंट के द्वारा भी दो न्यूज़पेपर निकाले गए थे जिसमें से एक था न्यू इंडिया और एक था कॉमनवेल्थ। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न का मिलान करें। आपको बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो यदि बात की जाए ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। और यदि बात की जाए रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन आपका शुरू किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। और आर्य समाज की स्थापना आपकी करी थी दयानंद सरस्वती जी ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले। राइट ऑप्शन आपका बनेगा ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, आपका सी का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड। आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। आप मैच कर लीजिए, ए का आपका है थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का टू और डी का फाइव। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का नारा 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसमें महात्मा गांधी ने इस नारे को दिया था। और इस नारे का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो यह था, या तो अपने देश को आजाद कराएंगे या आजाद कराने की प्रक्रिया में अपनी जान का बलिदान दे देंगे। ठीक है। तो इसको, इस स्लोगन को देने वाले व्यक्ति थे आपके महात्मा गांधी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो देखो, वर्ष 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन के लिए चुनाव कराया गया था। और चुनाव हुआ था आपके सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव को जीता था और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को त्याग दिया। जिसके बाद इस पद का ऑफर जो दिया गया था या प्रस्ताव दिया गया था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपका, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है झेलम पर है, रावी पर है, चिनाव पर है या ब्यास नदी पर है। यदि हम बात करें ब्यास नदी पर स्थित परियोजना की, तो इस पर है ब्यास पोंग परियोजना स्थित। ठीक है। ब्यास पोंग परियोजना। तो ब्यास पोंग परियोजना आपकी स्थित है ब्यास नदी पर।
और रावी नदी की बात करें तो रावी नदी पर स्थित है रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध, ठीक है। और यदि हम चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी पर आपका स्थित है सलाल पनबिजली, दुलहस्ती और बगलिहार। तो आपको तीनों को याद रखना है। चिनाब नदी पे जो 3 पनबिजली परियोजनाएं हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली आपकी दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार और सलाल। यदि झेलम नदी की बात की जाए तो झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल उरी परियोजना। कौन सा है? तुलबुल परियोजना, ठीक है, तुलबुल परियोजना झेलम पर। अगला प्रश्न है आपका, वसंत विषुव होता है, आपके ऑप्शन है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। यदि हम बसंत विषुव की बात करें तो यह होता है 21 मार्च को। और बसंत विषुव हम बोलते किसे हैं? जब सूरज आपकी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़े, या सूरज की रोशनी आपकी विषुवत रेखा पर जब लंबवत पड़ती है, उसी को हम विषुव बोलते हैं या बसंत विषुव बोलते हैं। तो यह घटना कब होती है? 21 मार्च को होती है। पृथ्वी पर आपकी जो 0 डिग्री रेखा होती है, 0 डिग्री रेखा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है जस्ता के लिए, इस्पात के लिए, तांबा के लिए या एल्युमिनियम के लिए। तो राजस्थान की खेतड़ी में जो परियोजना चलती है वह तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यह स्थल राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे के लिए खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है, और यह आपकी खेतड़ी जो पड़ती है वह आपकी झुंझुनू जिले में स्थित। अगला प्रश्न है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में या केरल में। तो आपका राइट ऑप्शन नहीं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है असम में, और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 420 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और यदि हम बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया जा चुका है, और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका संरक्षित किया गया है। तो एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस पशु के लिए संरक्षित किया गया है? तो आपको याद रखना है एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, जिसे हम राइनो बोलते हैं। एक सींग वाले गैंडे के लिए इसे क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि कौन सी नदियां आपकी हिमालय से निकलती हैं। आपके ऑप्शन है कावेरी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गोदावरी। तो यदि हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी आपकी निकलती है गंगोत्री हिमनद से, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपके तिब्बत से निकलती है, और यह निकलती है मानसरोवर झील के पास में एक झील है जिसे हम बोलते हैं चेम यूंग डुंग। झील का नाम क्या है? चेम यूंग डुंग। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए मानसरोवर भी ऑप्शन दिया होगा और चेम यूंग डुंग भी नाम दिया होगा। यदि दोनों ऑप्शन में है तो आपको चेम यूंग डुंग याद ग्लेशियर करना है, और यदि आपका अकेला मानसरोवर है तो मानसरोवर के साथ आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है आपके मानसरोवर के पास में एक चेमयूंग डुंग ग्लेशियर है, उससे निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और गंगा नदी की बात करें तो यह निकलती है गंगोत्री हिमनद से। तो यह दोनों नदी जो है आपकी हिमालयन नदी हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और गंगा, यानी थर्ड एंड सेकंड। तो थर्ड एंड सेकंड किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, बैंक दर का अर्थ है, आपके ऑप्शन है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकाधिक ब्याज दर।
तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इस दर को केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है और केंद्रीय बैंक कम समय के लिए अन्य बैंकों को जो ऋण उपलब्ध कराता है जिस ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर को ही आप बैंक दर के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख पर क्या असर पड़ेगा? आपके ऑप्शन है, कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा देती है तो आपकी साख बढ़ जाएगी। तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है तथा आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और जितनी भी अर्थव्यवस्था में गतिविधियां की जाती हैं उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आपसे पूछा गया है कि जो 100 रुपया का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर, किसके साइन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, भारत के राष्ट्रपति के होते हैं, वित्त मंत्री के होते हैं या वित्त सचिव के होते हैं? तो जो भी जितनी भी करेंसी आपकी रिलीज होती है उन सभी पर आपके आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर। और यदि हम 1 रुपए के नोट की बात करें तो 1 रुपए के नोट पर आपके सिग्नेचर होते हैं वित्त सचिव के। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो आपको याद रखना है वित्त सचिव के। और बाकी जो करेंसी होती है उस पर आपके सिग्नेचर होंगे आरबीआई के गवर्नर के। अगला प्रश्न है आपका, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको फेमा का फुल फॉर्म बताना है। तो फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी।